राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबू रामदास और आप देख रहे हैं किस्सा गोई का ये 8वां एपिसोड। पहले 6-7 एपिसोड में मैंने जेल के बारे में, आपको जेल का जीवन कैसा होता है और दुनिया की हर जेल में बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी होती है। और जेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि कोई भी कैदी भाग न जाए। इसके बावजूद और इतनी सिक्योरिटी होती है जेल में, कम से कम 5 से लेके 7 लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, 7 लेयर्स। आप एक तोड़ लोगे, दो तोड़ लोगे, तीसरी तोड़ लोगे, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अभी बाकी। इसके बावजूद लोग भाग जाते हैं। तो क्या वो सचमुच जेल तोड़ के भागते हैं? नहीं। जेल ब्रेक जो वर्ड है वो इसलिए है कि किसी भी तरीके से यदि कैदी भाग गया उसको जेल ब्रेक मान लिया जाता है। अच्छा, जो हिंदुस्तान की कोई, हालांकि दुनिया में तो एक से एक सेंसेशनल जेल ब्रेक्स हुई हैं, पर जो हिंदुस्तान की जो सर्वाधिक चर्चित कुछ 2-4 जो जेल ब्रेक्स हुई हैं उनका मैं जिक्र करूंगा आने वाले किस्सा गोई के एपिसोड्स में। एक उसमें से एक बहुत चर्चित जेल ब्रेक हुई थी चार्ल्स शोबराज की। एक और जेल ब्रेक है शेर सिंह राणा की। तो शेर सिंह राणा तो सिस्टम का फायदा उठा के, एक लक्यूने का फायदा उठा के वो जेल से भाग गया था। सुरंग खोद के जेल ब्रेक्स हुई हैं। वो हवारा था, भागा था वो पंजाब की एक जेल से, 1-1.5 साल बाद पकड़ा गया था। उन्होंने सुरंग खोद डाली थी। पर 99% केसेस में जेल कर्मियों की लापरवाही या बहुत सारे केसेस में मिली भगत देखने में आती है। तो आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान की सर्वाधिक चर्चित जेल ब्रेक की। वो थी चार्ल्स शोबराज की। मैं आपको बताऊं, जब मैं 17-18 साल का था तो, हाँ, 1986 में चार्ल्स शोबराज जेल से भागा था। उससे पहले 83-84 तक चार्ल्स शोबराज के बारे में बहुत न्यूज़पेपर्स में पूरे वर्ल्ड में आर्टिकल्स छपा करते थे। उसको बिकनी किलर के नाम से जाना जाता था। तो मुझे याद है हम लोग उन दिनों अंबाला में रहते थे और ये सन था 1984। तो अंबाला की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में एक बुक आई थी। उस बुक की चर्चा अखबारों में थी, मैगजीन्स में थी। तभी मुझे कौतूहल हुआ। उस बुक का नाम था द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोबराज। मतलब एक हत्यारे के ऊपर किताब लिखती, और ऐसे कोई छोटे मोटे ऑथर ने नहीं लिखी थी। रिचर्ड नेविल एंड जूली क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फेमस राइटर हुआ है, उसने बुक लिखी। तो मुझे याद है ना, उसकी बड़ी चर्चा थी। तो हमारी अंबाला डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में वो किताब आई, तो मैंने 1984 में वो किताब पढ़ी थी। और जैसा कि नाम से भी आपको लगता होगा ना कि चार्ल्स शोबराज, उसका असली नाम चार्ल्स नहीं था। उसका असली नाम तो था होतचंद, ऐसे भवनानी गुरमुख शोबराज। उसका बाप जो था वो इंडियन था, सिंधी था। उसकी मां वियतनाम की थी। तो इसलिए उसको नाम अपने बाप से मिला था, होतचंद गुरमुख शोबराज। पर बाद में उन्होंने उसने ऐसे ही जो निकनेम्स नहीं रख लेते, चार्ल्स उसका निकनेम था, असली नाम उसका वही था, होतचंद शोबराज। पैदा हुआ था वियतनाम में ही। उसके फिर बाप ने, तो बचपन से ही क्राइम करने लग गया था। पहले जेब काटना और ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स करता था, फिर ड्रग पेडलर बन गया। और
उसकी पूरी जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी कि वो अपने विक्टिम्स को नशीला पदार्थ या स्लो पॉइजन या दवाइयों का इस्तेमाल करता था अपने विक्टिम्स को फंसाने के लिए। उनको नशीला कुछ पिला दिया, तो उसको ये नशीली दवाइयों का बहुत नॉलेज था, बेहोशी की दवाइयों का, नशीली दवाइयों का, नींद की गोलियों का, इस टाइप के जो सेडेटिव्स होते हैं उसके मास्टरी थी उसकी। तो उसने क्या किया कि, और पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग थी, वो वेरी गुड ओरेटर, बोलता बहुत अच्छा था, बड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी थी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी, और बहुत सारी लैंग्वेज बोलता था। फ्रांस में बहुत साल रहा था, फ्रेंच बोलता था, इंग्लिश बोलता था, शायद थोड़ी बहुत हिंदी भी बोलता था। तो उसने क्या किया, इंटरनेशनल टूरिस्ट, और उन दिनों था देश में हिप्पी कल्चर था, और बहुत सारे हिप्पीज पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेवल करते थे। तो हिप्पीज का एक होता है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो ऐसी घुमंतु जाती थी, वो घूमती रहती थी। तो उसको उसने लूटना शुरू किया। तो जो ये हिप्पीज होते थे, इनको वो पहले दोस्ती करता था, उनकी दारू में या खाने में या ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया, बेहोश हो गए। तो उन दिनों ये डिजिटल दुनिया तो थी नहीं, ये 70s की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो वो क्या करता था कि उनके बहुत सारे लोग कैश लेके चलते थे, बहुत सारे लोग ट्रेवलर्स चेक लेके चलते थे, और पासपोर्ट्स। तो इंटरनेशनल पासपोर्ट्स की ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। इवन यहां 1990 तक भारत में किसी के चुराए हुए पासपोर्ट पर लोग फोटोग्राफ चेंज करके फर्जी नाम से, किसी का पासपोर्ट है मान लीजिए उसमें अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, तो जो जालसाज होते थे वो, अच्छा, नकली पासपोर्ट, चोरी के पासपोर्ट इंडियन मार्केट में मुझे याद है 1990 में 5 से 6 लाख रुपए का बिकता था। 1990 में 6 लाख रुपए की रकम जानते हैं कितनी होती थी? मैं ये दिल्ली की मार्केट की बात कर रहा हूं, पंजाब की। तो तब तक जो है वो, ये जो हाई फाई दुनिया नहीं हुई थी ना, डिजिटल वर्ल्ड नहीं हुआ था, सब कुछ पुराना था, पुराना डर रहा था, रिकॉर्ड सारे डिजिटल थे, सीसीटीवी कैमरा नहीं आए थे, मतलब दुनिया डिजिटल नहीं हुई थी, इंटरनेट नहीं था। तो पासपोर्ट चुरा लेता था। उसके बाद ड्रग की उन बहुत ज्यादा उन दिनों स्मगलिंग होती थी, कैरिंग होती थी, तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया था। उन लोग बताते हैं कि उस जमाने में उसने उस वक्त लाखों डॉलर का उसका नेटवर्क था, ड्रग्स का और लूटपाट का। लोग ये बताते हैं कि, अच्छा, बाद में ये इसका एक सवाल बाद में आएगा कि पैसा उसके पास कहां से आया था, कितना था, क्या किया था उसने। खैर, तब ये करता रहा। तो ये 70 से लेके 76 तक क्राइम करता रहा। 76 में बनारस में या इंडिया में कोई एक ग्रुप था, वहां पे किसी की डेथ हो गई। इसके अलावा थाईलैंड में इसकी ओवरडोज से कुछ पर्यटक मर गए थे। एक बार इंडिया में, दिल्ली में इसने 40, मैंने ये किस्सा पढ़ा था उसकी बुक में, लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोबराज वाली किताब में मैंने ये किस्सा पढ़ा था। दिल्ली में एक फ्रेंच स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ इसने दोस्ती कर ली। अच्छा, आमतौर पे होता क्या था कि जब ऐसे बड़े ग्रुप्स आते थे तो वो अपने सारे पासपोर्ट्स ना किसी एक आदमी के पास जमा कर देते थे, ये ट्रेंड होता था। तो इसने उन ग्रुप से दोस्ती कर ली और कुछ हल्की फुल्की उनको नशे की सप्लाई, कुछ इंडिया घुमाने के बहाने, और बातूनी तो था ही। तो
इसने जानबूझ के उनको पेट खराब होने की, जैसे हल्के डायसेंट्री हो जाए, वो वाली दवा दी। तो यूरोपियन टूरिस्ट का इंडिया में ये सामान्य प्रॉब्लम होती है। मेरे रिश्तेदार भी इंग्लैंड से आते हैं, तो आते ही उनका पेट खराब हो जाता है। जरा सा उन्होंने एक बूंद पानी भी अगर बाहर का पी लिया, अगर वो बिस्लेरी के अलावा कोई पानी पी लिया, मिनरल वाटर बॉटल, बढ़िया टॉप क्वालिटी मिनरल वाटर के बाद, तो तुरंत पेट खराब होगा। तो यूरोपियन टूरिस्ट का पेट खराब हो जाना बड़ी कॉमन सी बात होती है इंडिया में। तो उस ग्रुप को लगा कि हमें इंडिया का पानी जैसे आते ही पेट खराब हो गया, जबकि वो ये दवाइयां दे रहा था। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। ये दवाई देता रहा 5-6 दिन तक। उनके 5-6 दिन तक दस्त नहीं रुके, पूरे ग्रुप के 40 लोगों के। तो उसमें से एक आदमी ने वो दवाई नहीं खाई। उसको लगा, उसने देखा कि यार मैंने दवाई नहीं खाई, मैं ठीक हो गया। जो लोग दवाई खा रहे हैं उनका पेट झड़ना रुक ही नहीं रहा। उसको डाउट हो गया। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बताई ये बात, यार मुझे तो इस आदमी पे डाउट हो रहा है, ये जो हमारा दोस्त बना हुआ है। इनफैक्ट वो उनको दवाई दे के उनका पेट खराब रख रहा था, दवाइयों का बड़ा मास्टर था। तो उसने क्या किया कि उस ग्रुप में एक आदमी को, जिसके पास वो सारे के सारे पासपोर्ट्स थे ना, उसको ओवरडोज करके, उसको बेहोश करके सुला दिया, और वो पूरे 40 पासपोर्ट्स का पूरा बैग लेके भाग गया। अब उस जमाने में 40 पासपोर्ट्स की पता है क्या वैल्यू थी? उसी तरह कुछ और पर्यटक विभिन्न, नेपाल में एक दो, इसकी वजह से 2 लोग मर गए, थाईलैंड में कुछ लोग मर गए, इंडिया में मर गए। तो ये अरेस्ट हो गया। 1976 में ये अरेस्ट हुआ, और इसको भारत में 12 साल की सजा हो गई। 76 में। 86 में तो ये 10 साल इंडिया में तिहाड़ जेल में रहा। तो तिहाड़ जेल में, अब हिंदुस्तान की तो आपको मालूम है पूरा सिस्टम ही पूरा करप्ट है। तो वहां पे सिंपल पैसे, पार्टीज, जेल अथॉरिटीज को अच्छी बढ़िया पार्टीज देना, खाना खिलाना, दारू पिलाना अपने पैसे से, जेल अथॉरिटीज को के साथ दोस्ती करना, और अपनी बैरक में एक ग्रुप बना के, मतलब पार्टी कल्चर चलता था पूरा। तो एक दिन इसने बोला जी मेरा बर्थडे है और आज पार्टी होगी। इसने बढ़िया खाना मंगवाया बाहर से, और ऐसा बताते हैं कि 50-60 लोगों ने शानदार भोजन उड़ाया, जिसमें इसकी बैरक के कुछ लोग थे और जेल के वार्डर्स थे। पार्टी हुई साहब। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जेल के वार्डर्स बेहोश हो गए। इसने चाबी से गेल अपनी बैरक का ताला खोला, फिर कैसे कैसे भाग के इसके साथ 5 और लोग, 6 लोग ये तिहाड़ से फरार हो गए। हालांकि बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और ये सवाल तो मुझे तो ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जेल में 6, 7, 8 लेयर्स होती हैं सुरक्षा की। सबसे पहली बैरक, जो कि किसी भी कीमत पे शाम को 6, 6:30 बजे बंद हो जाती है और फिर नहीं खुलती सुबह तक। उसमें बाहर से ताला लगता है, और वहां पे जो गार्ड होती है उसके पास वो चाबी रहती है। गार्ड में एक आदमी नहीं होते, 4-6 लोग रहते हैं। उसके बाद बैरक से जब बाहर आते हैं तो पहली दीवार होती है, उस पे ताला होता है। वहां से बाहर जाते हैं तो एक तीसरा गेट होता है, उस पे ताला होता है। फिर एक चौथा होता है, उस पे ताला होता है। तिहाड़ में तो और ज्यादा है, 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां है मेन गेट,
तो 8 गेट्स के ताले खुल गए। जो वहां उस वक्त थ्योरी दी गई कि उसने जो पार्टी की थी उसमें जो स्वीट डिश थी, बर्फी या खीर थी, ऐसे कुछ थी, वो सभी वार्डर्स ने खीर खाई, खाना खाया, फिर खीर खाई, खीर खा के बेहोशी की नींद सो गए। पर आखिर 8 गेट्स की चाबी आई कैसे, ये एक सवाल है। खैर साहब, बाहर इनके लिए एक कार इंतजार कर रही थी, इसने अरेंजमेंट कर रखा था, ये भाग गया। अच्छा, इस पे अभी रिसेंटली एक मनोज वाजपेयी की एक सीरीज भी आई है, इंस्पेक्टर मधुकर, जिस जिस आदमी ने ये पकड़ा था इसको उस केस में, उसका नाम था मधुकर जैन, मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर था। तो जब ये भाग गया तो इसको पकड़ने की ड्यूटी, इसकी टास्क दिया गया इंस्पेक्टर मधुकर जैन। अब पुलिस का अपना काम करने का एक तरीका होता है। पुलिस ने कहा कि उसके जो लुक्स हैं वो है अंग्रेजों वाले, वो इंडियन पब्लिक में खप नहीं पाता, तो वो कहां छुपा हो सकता है, कहां भाग सकता है। तो उन्होंने कहा या तो वो दिल्ली में ही कहीं होगा, या वो भाग के कहा जाएगा, नेपाल भाग के जाएगा, या ऐसी जगह जहां अंग्रेज बहुत ज्यादा होते हैं, या गोवा जाएगा। तो मधुकर झंडे ने इसको एक बार पहले भी पकड़ा हुआ था, वो इसको पर्सनली जानता था, इसको पहचानता था। तो अगर मधुकर झंडे का, अच्छा मधुकर झंडे को कुछ पता थोड़ी नहीं था कहाँ, उनको तो इतना था कि हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है, ढूंढ के लाओ। और आज के जमाने में तो सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है, सीसीटीवी कैमरा है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड का फिंगरप्रिंट डाटा है सेंट्रलाइज्ड, पुतली है आंख की, इरिस का डाटा है, वैसे भी फेस। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ मैनुअल था, सब कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम होता था। पर इसके बावजूद इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे ने इसको 20-22 दिन बाद गोवा के एक रेस्टोरेंट से अरेस्ट कर लिया, पकड़ के वापस ले आया था। तो बाद में तब क्लियर हुआ कि चार्ल्स शोभराज का जो असली उद्देश्य था वो जेल से भागना था ही नहीं। असली उद्देश्य यह था कि इसकी 2 साल बाद इंडिया में होने वाली थी सजा खत्म। 10 साल से ये इंडियन जेल में था, 76 से लेके 86 तक। 2 साल में इसकी सजा खत्म हो जाती तो ये छूट जाता। एंड ही वॉज अ वांटेड क्रिमिनल, मर्डर का के इस पे मुकदमे दर्ज थे थाईलैंड में, या इंडोनेशिया में, आई थिंक इंडोनेशिया में। और वहां पे इसको मौत की सजा हो सकती थी। तो अगर ये 12 साल बाद भारत की जेल से रिहा होता तो थाईलैंड था शायद कंट्री, तो वो उस देश के लोग, थाईलैंड वाले, इसका वो एक्स्ट्राडिशन मांग लेते, प्रत्यर्पण, उनके साथ हमारी प्रत्यर्पण की संधि थी, और बड़े आराम से इसका प्रत्यर्पण हो जाता थाईलैंड, और वहां इसको मौत की सजा मिल जाती। तो इसको किसी भी कीमत पे भारत में अपनी सजा बढ़वानी थी। उसके लिए इसने ये प्लान किया, ये फरार होने के लिए जेल से नहीं भागा था, ये सिर्फ भाग के वापस अरेस्ट होने के लिए जेल से भागा था, और ये 20-22 दिन बाद अरेस्ट हो गया। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज तक ये क्लियर न हुआ हो, इसने जानबूझ के पुलिस को सरेंडर कर दिया हो। पुलिस तो पकड़ती कहीं से, दिखाती कहीं से है, पकड़ता कोई है, दिखाता कोई है, प्रेसिडेंट अवार्ड कोई लेता है। पुलिस में तो ये गोरखधंधे बहुत चलते हैं, असली कहानी आज तक किसी के सामने आई नहीं होगी। इसका तो मूल उद्देश्य ही था कि किसी भी तरीके से जो है मैं वापस तिहाड़ जेल पहुंच जाऊं, और जेल भाग से फरारी के का एक नया मुकदमा चला, उसमें इसको 10 साल की सजा और हो गई। अब 10 साल की सजा होगी तो 12 साल की ये थी, 10 साल की और हो गई तो 22 साल की हो गई। थाईलैंड का एक रूल है कि मुकदमा 20 साल बाद टाइम बार्ड हो जाता है।
मतलब कोई भी मुकदमा है, अगर 20 साल हो गए तो फिर खत्म हो जाता है, और 20 साल के अंदर मुकदमा ढीला हो जाता है, गवाह मर गए, गवाह खत्म हो गए, गवाही, मतलब कुल मिला के, चूंकि इसने भारतीय जेलों में 20 साल बिता लिए थे, तो थाईलैंड से प्रत्यर्पण का वो खतरा टल गया। फिर ये भारत से रिहा हुआ। फिर ये बताते हैं कि इंडिया से जब ये अपनी जेल काट के बाहर आया है, तो ये शायद फ्रांस गया, वहां 2 3 4 4 साल फ्रांस रहा, फिर ये वहां से नेपाल आया। नेपाल में भी ये वांटेड था, वहां पर भी इसको किसी ने अरेस्ट कर लिया, पहचान लिया, जो भी हुआ, फिर वहां पर भी इसको 20 साल की सजा हो गई। तो वहां पे इसकी जो वकील जो इसकी मुकदमा लड़ रही थी इसका, उसी से इसने शादी कर ली थी, वो बहुत कुछ हुआ था। अब सब बात यह कि भारत में तिहाड़ जैसी जेल से एक आदमी, हमको तो ये कहानी बताई गई कि साहब नशीली खीर खिला के बॉर्डर्स को सुला दिया। अरे भैया 7 गेट हैं, बल्कि और ज्यादा होंगे, और सारे गेट खुलते चले गए। सोचने वाली बात है कि नहीं? कितने लोगों ने खीर खा ली? अच्छा, मान लो खीर खा के बेहोश हो भी गए, तो उसकी चाबी कैसे मिल गई? गेट किसने खोला? गेट तो बाहर से बंद होता है, तुम अंदर हो, और 7 गेट के ताले खुल गए, और बाहर जो आखिरी गेट था ना, जो मेन गेट है, वहां से भी ही वॉकड आउट। अच्छा, इसके साथ 5 लोग और थे, 6 लोग कुल फरार हुए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो थ्योरी है ना कि खीर खिला के बेहोश करके भाग गया, ये टोटली फ्रॉड है। जेल तो बहुत सारे उसमें जेल अथॉरिटी सस्पेंड हुए, कुछ की नौकरी चली गई थी। तो बात यह कि क्या जेल अथॉरिटीज मिली हुई थी? जेल अथॉरिटीज की मिली भगत के बगैर इतनी सेंसेशनल जेल ब्रेक हो सकती है? नहीं हो सकती। अब यहां सवाल उठता है कि एक आदमी पिछले 10 साल से राजा की तरह जेल में जी रहा है, पार्टीज करता है, वो तो मतलब वो स्टार कैदी था जेल का। मैं बता रहा हूं ना, जेल में बंद था, उसके बारे में रोज आर्टिकल छपते थे अखबारों में। मैंने भाई, हमारे जैसे लोगों ने, आई वाज स्टूडेंट, 18 19 साल मेरी उम्र थी, पर चूंकि अखबार मैगजीन पढ़ने के शौकीन थे, तो हमको चार्ल्स शोभराज के बारे में किसने बताया? समाचार माध्यमों में इसके बारे में रोज छपता था। एंड ही वाज अ सेलिब्रिटी किलर। बीच पे बिकनी पहन के नहाने वाली लड़कियों से इसकी दोस्ती होती थी, उसमें से बहुत सारी पर्यटकों को इतने ऐसे, इसका नाम ही पड़ गया था बिकनी किलर पूरे वर्ल्ड में। दुनिया भर के अखबारों को इंटरव्यूज देता था त्याड़ में बैठ के, स्टोरीज छपती थी, किताबें लिखी जाती थी। आखिर रिचर्ड नेविल जैसे ऑथर ने लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज लिखी ना, और 12 10 22 साल तिहाड़ में रहा। उस जमाने में बताते हैं कि लाख दो, जब 3,000 रुपए 2,000 रुपए बड़ी रकम हुआ करती थी हिंदुस्तान में, उस जमाने में इसका बजट होता था 1 लाख रुपया महीना तिहाड़ जेल का। तिहाड़ जेल में इस ऐश अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए लाख रुपया महीना उस जमाने में चाहिए होता था। आज मनु शर्मा जैसे जो लोग जेलों में रहते हैं और 5 स्टार होटल का अपने घर से खाना मंगा के खाते हैं, उनका जो मंथली बजट है ना जेल का सर्वाइवल का, वो 10 20 50 लाख रुपया महीना है आज की तारीख में। बता रहे थे ना वो कि वो हमारे एक पाठक ने कमेंट किया था कि जी मैं पिकैडली होटल का शेफ था, और रोज आना 20 से 30 जेल स्टाफ और मनु शर्मा के फ्रेंड्स के लिए पिकैडली होटल से डेली दिन में 3 बार खाना बन के जाता था, जिसमें जेल स्टाफ भी पूरा खाता था
प्लस मनु शर्मा के फ्रेंड्स और मनु शर्मा खाते थे। तो जेल में तो एक बीड़ी भी, आपको मालूम है, एक बीड़ी का बंडल 100 रुपए का मिलता है, जो कि 5 रुपए का होता है बाजार में, या 10 रुपए का बाहर, अंदर 100 रुपए का मिलता है। उसी तरह दारू मिलती है, उसी तरह ड्रग्स बिकती हैं। तो चार्ल्स शोभराज 22 साल तक जेल के अंदर, आखिर वो खर्चा उसका कौन उठा रहा था? मनु शर्मा का तो चलो बाप उठा रहा था, डीपी यादव के लड़कों का खर्चा डीपी यादव उठा, चार्ल्स शोभराज का खर्चा कौन उठा रहा था? तो लोग उस इसका जवाब उसने दिया, रिचर्ड नेविल ने दिया अपनी किताब। अच्छा, आई थिंक वो किताब इसकी फरारी से पहले आ गई थी। अगर आप वो इसका किंडल एडिशन इस किताब का पढ़े, उसने बताया कि उसका एक अनुमान था कि इसके उस जमाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्विस बैंकों में जमा थे, और इसकी पार्टनर्स, इसकी फ्रेंड्स जो कि जेलों से बाहर थी, इसको बकायदा मंथली खर्चा भेजती थी डॉलर्स में, उस स्विस बैंक अकाउंट से निकाल निकाल के। तो पैसे से इसने पूरे तिहाड़ जेल के पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब इतना सेंसेशनल जेल ब्रेक हो गया, पूरे वर्ल्ड में खबर छप गई। 1986 में आपको याद है गवर्नमेंट किसकी थी? राजीव गांधी की। और तिहाड़ जैसी जेल से इतना इंपॉर्टेंट कैदी भाग जाए, मतलब व्यवस्था को सुधारने में किसी का इंटरेस्ट था ही नहीं। मतलब एक आदमी 8 तालों की चाबी खुलवा लेता है और मेन गेट से निकल के जाता है, बकायदा चल के जाता है रात के टाइम में। जबकि रात का टाइम का प्रोटोकॉल कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, जेल का ताला खुल ही नहीं सकता, एक भी ताला, मतलब फर्स्ट बैरक का भी नहीं खुल सकता किसी भी कीमत पे। 7 ताले खुल गए। इस कदर हमारा सिस्टम बिका हुआ था, वो भी तिहाड़ जेल का। जब तिहाड़ जेल की यह हालत थी, तो बाकी जेलों की क्या हालत होगी देश में? वहां पे क्या चलता होगा, सोच के देख लीजिए। ये जो बड़े गुंडे, बदमाश, माफिया नेता कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद थे, तो डीएम साहब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, वो उनके साथ बैडमिंटन खेलने जेल में जाते थे। मछली खाने का शौक था, गाजीपुर जेल में तालाब खुद गया कि भाईजान ताजी मछली खाएंगे वहां से पकड़ के। में एक और बड़े कुख्यात आतंकवादी टाइप, पंजाब का एक आतंकवादी था, आतंकवादी माफिया था, वो लखनऊ जेल में बंद था। हमारे एक दोस्त था, वो खिलाड़ी था, उसका कजन था, वो लखनऊ जेल में बंद था। महीना महीना जेल से बाहर रहता था, बैडमिंटन खेलता हुआ पकड़ा गया था हजरतगंज में। उपस्थिति जेल में थी, प्रेजेंस जेल में थी, महीना महीना जेल से बाहर रहता था। रसूखदार कैदी अपनी जिंदगी जेलों अस्पतालों में बिता देते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं जाके। जेल कट गई अस्पताल में, बाहर प्राइवेट अस्पताल में। ऐसी ऐसी स्टोरी थी कि जेल से निकले कैदी और सिनेमा देख के वापस आ गए 3 घंटे बाद। तो ये जेलर के मर्जी के बिना तो नहीं होता होगा ना। या एक कैदी, इतना कुख्यात कैदी है, उसको कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, इसको ठीक है अस्पताल में भर्ती कर दो,
अस्पताल जेल के अंदर भी होता है, पर नहीं बाहर भर्ती कर दो, और उसकी जेल अस्पताल में ही कट गई। वो कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं था, वो क्रिमिनल पॉलिटिकल। ब्रिज बिहारी प्रसाद जो मिनिस्टर थे लालू के, वो वहां रिम्स में भर्ती थे जब भाई श्री प्रकाश शुक्ला ने उनका मर्डर किया। तो वो जेल में थे पर रहते अस्पताल में थे, पूरा एक फ्लोर। मतलब जिस देश में एक बेड के लिए मरीज तरसता है, पीजीआई या रिम्स जैसे अस्पतालों में, वहां पे ब्रिज बिहारी प्रसाद के लिए पूरा एक फ्लोर खाली कर दिया गया था। वहां ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है जेल काट रहे थे अपनी अस्पताल में, और शाम को रोज दरबार लगाते थे। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला भर्ती हुआ और ठोक दिया। राजेश पांडे साहब डीआईजी साहब है, उनकी किताबें वर्चस्व पढ़िए, या उनकी भी एक किस्सा कोई सीरीज है इसी पे, श्री प्रकाश शुक्ला का उन्मूलन एसटीएफ कैसे बनी थी यूपी में और कैसे, उसमें बताया है ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है जेल में अपनी अस्पताल में जेल काट रहे थे। तो हमारा मूल विषय है कि सिया गोयल की जेल कैसे कटेगी। एक तो बात, अब इसमें एक अंतर आ गया है। पुराना जमाना भैया पुराना था, आज की तारीख में दुनिया में हर आदमी अखबार है, हर आदमी चैनल है, हर आदमी न्यूज रीडर है। कौन कब कहां किसकी वीडियो बना लेगा, कब कहां किसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, सारी दुनिया जान जाएगी, कब बवाल मच जाएगा। एक बार ये मनु शर्मा जो है, इसको पैरोल मिल गई, ये बाहर आया और इसने कहा था कि मैं, मेरी माँ बीमार है, मैं उनकी पता नहीं अस्पताल में है, उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं। चला गया पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ, एक हफ्ते की शायद पैरोल मिली थी। वो पार्टी करने की फोटोग्राफ आ गई, या हुआ जो भी हुआ, कोर्ट ने वापस, चल माँ की सेवा करने गए थे, साले पार्टी करने गए थे। अब तक तो वो जमाना नहीं रहा। तो अब तो जो कुछ भी होना है जेल के अंदर ही बीतनी है जवानी। और एक बात और बताऊं आपको, जेल का एक सबसे बुरा एस्पेक्ट, जवान आदमी के लिए, यंगस्टर्स के लिए जेल सबसे खराब इसलिए है कि जेल जो है सेक्स स्टार्व्ड लोगों का, सेक्स के लिए तरसते हुए लोगों का एक जमावड़ा है, जहां हजारों आदमी सालों से जेल में बंद हैं, जहां प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। सिंगल आदमी वैसे ही अपने से ही काम चला लेता है, जेल में तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपको एक सेकंड के भी आप खाली है ही नहीं है, अकेले है ही नहीं है, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। जवानी, अच्छा लोग, मैंने अभी जो पिछला एपिसोड किया ना कि क्या जेल में सेक्सुअल अब्यूज होता है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल जरूरतें होती है भाई, तो लड़कियों की भी तो होती हैं, औरतों की भी तो होती हैं, तो वो भी तो सेक्स स्टार्व्ड है जेल के अंदर, तो उनको एक ओपनिंग मिल जाती, चलो यार चलो शुक्र है, कुछ तो आया जीवन में, तो वो बड़ी खुशी खुशी, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू oblige people and to oblige themselves। वो सिर्फ दूसरों को oblige नहीं कर रही होती, खुद को भी तो oblige कर रही है। शी इज हैविंग सेक्सुअल प्लेजर। और जवानी जेल में बिताने का मतलब जानते हैं क्या होता है? सोच के देखिए आप, जो यंगस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगले 20 साल, मान लीजिए 24 साल, मनु शर्मा जैसे लोग, सब लोग सुब्रत
राय सहारा या अब्बास अंसारी नहीं ना होते, या कभी मान लो व्यवस्था हो भी गई साल में एक बार, रोज तो हो नहीं पाती। तो जवानी जो है सेक्स के लिए तरस जाती है। जिंदगी, इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा, इससे बड़ा संतरास क्या होगा, इससे बड़ी सजा क्या होगी जिंदगी में, कि एक आदमी सारी जिंदगी सेक्स के लिए तरस गया। पेट की भूख तो फिर भी शांत हो जाती है, शरीर की भूख, इसलिए लोग भयानक डिप्रेशन में जीते हैं जेलों में। परिवार से अकेलापन, दूरी, समाज से कट गए। अच्छा, मैंने जब वो अपने बचपन की कोटा जेल की जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें मैंने वो अमीर सिंह हमारा जो दोस्त था वो किस्से सुनाया करता था। वो कहता था कि जब लोग जेल से रिहा होते हैं, वो सेंट्रल जेल थी ना, तो उसमें लोग साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, उन दिनों मैक्सिमम 14 साल की सजा होती थी। ये आजीवन कारावास वाले 14 साल में छूट जाते थे लोग। तो कहते हैं कि जब जेल से लोग छूटते हैं तो ज्यादातर कैदियों के परिजन लेने आते हैं। कई बार तो फूल माला, ढोल नगाड़े, डांस होता है जेल के बाहर, हमारा बेटा छूट गया आज। पर सोच के देखिए, ऐसा आदमी जिसका कोई नहीं है दुनिया में, कोई बचा ही नहीं, जवानी जेल में कट गई, बुढ़ापे में जेल से रिहा हुए, शादी हुई थी, बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे थे नहीं तो चले गए, उन्होंने जिंदगी में कभी पूछा नहीं, माँ बाप मर गए, कुछ भी नहीं बचा। 20 साल बाद जेल से रिहा हुए, इस भरी दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा, ऐसे लोग बहुत कहते हैं, बहुत सारे लोग वापस क्राइम करके वापस जेल आ जाते हैं, उनको कहते हैं भैया जेल सबसे अच्छी जगह है। जब बाहर दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं दुनिया में। सोच के देखो, आप जेल चले गए, आपकी पत्नी आपके छोड़ के, आपके माँ बाप को छोड़ के, आपके परिवार को छोड़ के आपके बच्चे लेके चली गई, उसने कहीं और शादी कर ली। आ जाओ जेल से रिहा होके, इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति क्या हो सकती है आदमी की। और जिंदगी का जो सबसे बेहतरीन समय, जवानी, प्राइम टाइम लाइफ का, वो जेल में बीत जाए। मतलब मैंने बताया ना कि जेल की जो सबसे, मतलब रोम रोम आपका बाहर निकलने के लिए तरसता है, और फिर जब आप बाहर निकले तो पता लगा, अरे इस भरी दुनिया में तो हमारा कोई है ही नहीं, कहां जाएं, क्या करें, कैसे सरवाइव करें। बहुत भयानक अनुभव है जेल। भगवान ना करे कभी किसी को जाना पड़े, ये सोच लेना। आप टेंशन में एक रात बिता के देखना, कष्ट की एक रात नहीं बीतती। सोच के देखो, जवानी, पूरी जिंदगी, मनु शर्मा की 24 साल जेल में बीत गए। 24 साल का पीरियड कितना लंबा होता है पता है ना? 24 साल। इसलिए भैया डरो, जेल से डरो, शराफत की जिंदगी जियो। कुछ भी करने से पहले सोचो इसका अंजाम क्या होगा। भगवान ना करे किसी को जेल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।